अब हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं वो ज़रा समझ लें। एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर लॉगरिथम का वर्ड यूज़ हुआ होता है। कॉमन लॉगरिथम भी हो सकता है, नेचुरल लॉगरिथम भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी लॉगरिथम यूज़ हो सकते हैं। अब लॉगरिथमिक फंक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि ये हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है। जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का इसके उलट ग्राफ होता है। एक मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। फर्ज करें ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन आ रहा है एक्सपोनेंशियल का। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ये इसका उलट होगा ऐसे। तो कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन आपस में क्रॉस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एक दूसरे का इन्वर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का दूसरा मीनिंग है वन टू वन फंक्शन। तो इंजेक्टिविटी का मतलब है कि आप इसमें जो कुछ मर्जी इंजेक्ट करें, यानी एक्स की वैल्यू जो मर्जी पुट करें, आपके पास वाई की हमेशा डिफरेंट वैल्यू आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक्स की कोई दो वैल्यू पुट करें और उनका आंसर हमेशा सेम आए। ऐसा नहीं हो सकता। हर एक्स की वैल्यू के लिए हर वैल्यू डिफरेंट आंसर देगी, हर डिफरेंट आंसर देगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर से एक वैल्यू है, इधर से एक वैल्यू है, इसका आंसर भी 3 आ रहा है, इसका आंसर भी 3 आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसे कहते हैं वन टू वन फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वन टू वन फंक्शन है। इसे भी मैं आपको ग्राफ से बताता हूँ। देखें ये ग्राफ है, आप वर्टिकल लाइन टेस्ट जहाँ मर्जी कर लें, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये इस ग्राफ को 1 पॉइंट पे कट करेगी। यहाँ पे ड्रॉ कर लें 1 लाइन पे कट करेगी, यहाँ पे ड्रॉ कर लें 1 लाइन पे कट करेगी, यहाँ पे ड्रॉ कर लें 1 लाइन पे कट करेगी। इसलिए इसे कहते हैं इंजेक्टिविटी, यानी वन टू वन फंक्शन। जो कुछ मर्जी इसमें इंजेक्ट करें, एक्स की वैल्यू पुट करें, ये हमेशा आपको सेपरेट वाई की वैल्यू देगा। उसके बाद है वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट का मतलब है कि कोई एक लाइन है, फर्ज करें यही लाइन ले लें वाई एक्सिस, तो ये ग्राफ इसको कभी भी कट नहीं करता, टच नहीं करता। तो इसी तरह अगर आपने ये वाला ग्राफ बनाया है तो इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट यहां पे बनेगा। अगर आपने लॉगरिथमिक ग्राफ ऐसे बनाया है तो इसका एसिम्प्टोट यहां पे बनेगा। तो इसका मतलब है एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन है जो ग्राफ के करीब होती है लेकिन उसको टच नहीं करती, और ये वर्टिकल होती है आमतौर पे। उसके बाद है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब है कि आप लॉगरिथमिक का ग्राफ जहां मर्जी देख लें, एक मैंने ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, यहाँ पे देख लें कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है, और अगर इधर देखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ तो ये डिक्रीज हो रहा है। इधर अगर देख लें लेफ्ट से राइट की तरफ तो ये इंक्रीज हो रहा है। और अगर फर्ज करें ये आपने लॉगरिथमिक का बनाया है तो ये लेफ्ट से राइट मूव करते हुए डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हमेशा या इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। हमेशा या तो डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन को देख के कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसे मैं a कह देता हूँ, इसे x कह देता हूँ, इसे b कह देता हूँ। अब ये a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 से ग्रेटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और ये नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो 0 से 1 के दरमियान, यानी 0 से 1 के दरमियान अगर ये वैल्यू होगी तो ये फंक्शन आपको डिक्रीजिंग में मिलेगा, और अगर इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो फिर आपको ये इंक्रीजिंग मिलेगा। तो ये भी एक कंडीशन है जिससे हम देख सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद है
इंटरसेप्ट्स। अब इंटरसेप्ट्स का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ टच करता है, वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ टच करता है। लॉगरिथमिक ग्राफ जो है इसमें आमतौर पे वाई इंटरसेप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लाइन कभी भी वाई इंटरसेप्ट वाई को टच नहीं करती, क्योंकि वाई जो है ये इसके लिए वर्टिकल एसिम्पटोट है और एसिम्पटोट को कभी भी ये लाइन अप्रोच नहीं करता। अप्रोच करता है तो इन्फिनिटी पे जाके कर सकता है। तो इसलिए इंटरसेप्ट इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो आमतौर पे होता ही नहीं। उसके बाद है कंटिन्यूटी। अब ये ग्राफ देखें, ये बिल्कुल कंटिन्यूस है। एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो बीच में कहीं पे कोई ब्रेक नहीं आता, कोई इसमें अप डाउन नहीं आता, यानी ये ऐसे 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 ये नहीं होता। ये बिल्कुल स्मूथ है, कंटिन्यूस है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तब भी स्मूथ है, नीचे की तरफ आ रहा है तब भी स्मूथ है और कंटिन्यूस है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें लॉगरिथमिक फंक्शंस का मज़ीद आइडिया क्लियर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है लेट, यानी हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉगरिथम 4, ये बेस 4 है इसका, और आगे x-2 है। अब इसमें पार्ट 1 है शो दैट, हमने ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है ये 1 to 1 है यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है? अभी आपने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि वर्टिकल लाइन टेस्ट ये है कि आपके पास एक ग्राफ है तो इसमें आप ये वर्टिकल लाइन पास कराएं। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐसे ही है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। यहाँ पे आप देखें कि चाहे वर्टिकल लाइन टेस्ट हो चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हो, ये इस कर्व को हमेशा वन लाइन पे कट करेगा, हमेशा वन लाइन पे कट करेगा। तो अगर ये वन लाइन पे कट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये 1 to 1 फंक्शन है। अगर ये इस फंक्शन को 2 पॉइंट्स पे या मोर देन 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा होता तो फिर ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होता। तो इसे हम इसलिए लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स एफ, एफ मतलब इस एफ का जिक्र हो रहा है, एट ओनली 1 पॉइंट। देयरफॉर एफ इज आ, एफ का मतलब इस फंक्शन की बात हो रही है, 1 to 1 फंक्शन। तो यही इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है फाइंड इनवर्स फंक्शन अलजेब्रिकली, यानी अलजेब्रा को यूज़ करते हुए हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर रख लिया। तो अब यहाँ पे देखें दोनों तरफ हम इनवर्स ले लेते हैं, इधर भी इनवर्स ले लिया, इधर भी इनवर्स ले लिया। तो ये f और f इनवर्स ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर x रह गया और इधर f इनवर्स y आ गया। तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसको y की शक्ल में लिखते हैं, y इज इक्वल टू लॉगरिथम बेस 4 x-2। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि ये जो बेस है ये आपके पास एक्सपोनेंट का बेस बन जाता है और इधर वाली रकम आके इधर एक्सपोनेंट बन जाती है और लॉगरिथम के सामने वाली जो रकम है वो दूसरी तरफ चली जाती है एज सच। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। अब इस 2 को भी इधर ले आए तो ये x की शक्ल में हमारी रकम बन गई। अब x को हमने इसके बराबर लिखा हुआ है, f इनवर्स y इज इक्वल टू 4 पावर y प्लस 2। यहाँ हम इसकी रीज़न लिख सकते हैं बिकॉज x इज इक्वल टू f इनवर्स y।
अब यहाँ पे हम y वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं x के साथ, रिप्लेस y बाय x। तो जहाँ जहाँ आपको y नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ x लिख दें। तो ये हो जाएगा f इनवर्स x इज़ इक्वल टू 4 पावर x प्लस 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इन्वर्स फंक्शन है। यहाँ पे आपको इन्वर्स नज़र आ रहा है। तो x वेरिएबल में ये हमारा रिक्वायर्ड इन्वर्स फंक्शन है। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में कह रहा है स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स। यानी जो हमारे पास मेन फंक्शन है और फिर उसका इन्वर्स फंक्शन है, दोनों की हमने डोमेन भी बतानी है और दोनों की रेंज भी बतानी है। याद रखें, डोमेन ऐसी चीज़ को कहते हैं कि अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू हमेशा रियल आनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर उस x की वैल्यू को हम डोमेन में शामिल करेंगे, और अगर x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास रियल नंबर नहीं आता तो फिर उस x की वैल्यू को हम डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। तो आमतौर पे हम ये चेक करते हैं कि जब भी हम x की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास अनडिफाइंड आंसर ना आए या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए। तो आइए चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखें, लॉगरिथमिक फंक्शन में जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट कहते हैं जो इसके सामने वाली रकम है, आर्गुमेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसके में आर्गुमेंट की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका आंसर अनडिफाइंड है, हमें पता ही नहीं कि इसका आंसर क्या है। इसलिए x की वैल्यू ज़ीरो हम कभी भी, यानी ये वाली वैल्यू आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करते हैं तो इसका आंसर -2 आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शन में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, ये आर्ग्यूमेंट से मुराद है ये सारी रकम, ये ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, ये ज़ीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x -2 ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए तभी हमारा आंसर रियल में आएगा, अदरवाइज़ इसका आंसर रियल नंबर्स में नहीं आएगा। तो इसको 2 को हम इधर ला सकते हैं, इधर आके +2 हो जाएगा। तो ये हमें x की डोमेन बताएगा, इस फंक्शन की डोमेन बताएगा। यानी x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, और ग्रेटर से कितनी होनी चाहिए ये इसका कोई नहीं, जितनी मर्ज़ी हो जाए, इन्फिनिटी तक जो मर्ज़ी हो जाए। तो इसलिए इसकी डोमेन हम लिख सकते हैं 2 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन ना तो हम इसमें 2 को शामिल करेंगे ना ही इन्फिनिटी को शामिल करेंगे। 2 को शामिल करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी सारी रकम, आर्गूमेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो आर्गूमेंट ज़ीरो हो जाए तो उसका लॉगरिथम हम फाइंड कर ही नहीं सकते। तो अब रेंज क्या है? रेंज का मतलब है कि जब भी हम x की वैल्यू को पुट करें और उसके नतीजे में y की वैल्यू आए उसे हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे रेंज कुछ भी आ सकती है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकती है, यानी तमाम रियल नंबर्स इसमें शामिल हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा f ऑफ x का डोमेन और रेंज दोनों हमने लिख लिया। अब इन्वर्स फंक्शन के डोमेन रेंज, याद रखें कोई भी फंक्शन होता है तो उसका इन्वर्स फंक्शन जब हम लिखते हैं तो इसकी जो डोमेन होती है वो इसकी रेंज बन जाती है 2 से इन्फिनिटी तक, और जो इसकी रेंज होती है वो इसकी डोमेन बन जाती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। तो ये बड़ा आसान तरीका होता है इन्वर्स फंक्शन की डोमेन रेंज निकालने का, कि पहले आप उसके मेन फंक्शन की डोमेन रेंज निकाल लें, तो फिर उसकी वैल्यूज़ को फ्लिप कर दें तो आपके पास आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 करते हैं। वेरीफाई ग्राफिकली दैट ग्राफ्स ऑफ f ऑफ x एंड f इनवर्स y x आर सिमेट्रिक अबाउट लाइन y इज़ इक्वल टू x। वो कह रहा है कि आपने इन दोनों का ग्राफ बनाना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है y इज़ इक्वल टू x। तो
तो फिर ये भी आपने प्रूव करना है कि ये जो दोनों ग्राफ हैं ये इस लाइन के बिल्कुल सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक का मतलब है कि जैसे जैसे ये ग्राफ मूव करेंगे दोनों, वैसे वैसे उनका जो डिस्टेंस है इस लाइन से वो सेम होगा। किसी भी पॉइंट पे दोनों का डिस्टेंस इस लाइन से सेम होगा। तो आइए इसे, ये मैंने कुछ टेबल बनाया है, रफ सी वैल्यूज़ ली हैं। ये x है इस फंक्शन के लिए, f ऑफ x के लिए, इसमें मैंने 2.25, क्योंकि 2 वैल्यू तो हम पुट नहीं कर सकते, उसमें ये ज़ीरो हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, तो इसलिए 2 से बड़ी वैल्यू लिख रखी। तो 2.25, 3, 6, 18, तो इसके कोरिस्पोंडिंग हमें ये पॉइंट्स मिले और इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये 4 पॉइंट्स। उसके बाद इन्वर्स वाला फंक्शन लिया जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसमें हमने माइनस की भी कुछ वैल्यूज़ ली और प्लस की भी वैल्यू ली। तो ये x की वैल्यूज़, ये इसके फंक्शन की वैल्यूज़, ये भी 4 पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए। और y इज़ इक्वल टू एक्स, वाई इज़ इक्वल टू एक्स का मतलब होता है कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। मसलन अगर x1 होगा तो y1 होगा, x2 होगा तो y2 होगा, x10 होगा तो y10 होगा। इस तरह अगर x 0 है तो y 0 होगा, अगर x -2 है y -2 होगा, अगर x -4 है तो y -4 होगा। तो इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए ये एक लाइन ड्रॉ की जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है और साथ ही साथ तीसरे क्वाड्रेंट को भी बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट इसलिए क्योंकि जब आप ये पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, ये आपका 0 0 पॉइंट आएगा, ये आपका 1 1 पॉइंट आएगा, ये आपके पास 2 2 पॉइंट आएगा, ये -1 पॉइंट आएगा, ये -2 पॉइंट आएगा। इस तरह ये सारे पॉइंट्स इस पे लाई करेंगे। तो इनको पॉइंट्स के बगैर मैंने डायरेक्ट ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास इसका फंक्शन आया था, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, यानी f ऑफ x इज़ इक्वल टू लॉगरिथम बेस 4x - 2। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी जो कि इन्वर्स फंक्शन है उसे बनाते हैं। तो ये ऐसे है, इन 4 पॉइंट्स को इस शेप में मिला देना है और इसको भी आप ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो ये देखें, इसका जो डिस्टेंस है इस ग्राफ का ये सेम है। यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये इक्वल है। तो किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं कि ये इक्वल होगा। अभी मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है इसलिए थोड़ा सा आपको टेढ़ा नज़र आ रहा है, डिस्टेंस का हल्का सा फ़र्क भी नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इसे स्केल के साथ बनाएंगे तो ये डिस्टेंस आपको इक्वल नज़र आएगा। फ्री हैंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, लेकिन स्केल के साथ ये प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ हम फंक्शन का नाम लिख लेते हैं f इनवर्स x और ये है 4 पावर x + 2। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं और ये इस लाइन से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो इसलिए ये प्रूफ हो गया। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि ये सिमेट्रिक हैं, एक जैसा डिस्टेंस रखते हैं और एक जैसी शेप रखते हैं। इसकी शेप नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसकी शेप दूसरी जगह पे नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 इज़ कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, y f ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब पार्ट 1 में कह रहा है स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f ऑफ x एंड f इनवर्स x। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास f ऑफ x तो है, लेकिन f इनवर्स x है ही नहीं, तो पहले हम इसे फाइंड करेंगे, फिर इसकी डोमेन रेंज बताएंगे। तो इसे हम लेट करते हैं y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। तो यहाँ से f इनवर्स y
इज़ इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे पास एफ इनवर्स वाई की शक्ल में आ जाएगा। अब इस फंक्शन को हम वाई में लिखते हैं क्योंकि एफ एक्स को हमने वाई में लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। तो ये दोनों तरफ हम साइन ले लेते हैं या इन्वर्स को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स को हमने कहा हुआ है एफ इनवर्स वाई। अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेते हैं, रिप्लेस वाई बाय एक्स। तो जहाँ जहाँ आपको वाई नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ एक्स लिख लें। साइन एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी है और हमारे पास एफ इनवर्स एक्स भी है। यह है साइन इनवर्स एक्स और यह है साइन एक्स। अब हम इनकी डोमेन और रेंज बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पहले इसकी डोमेन निकाल लें, याद रखें साइन फंक्शन की आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका आंसर हमेशा रियल नंबर ही आएगा। आप साइन फंक्शन की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, माइनस में भी पुट कर सकते हैं, ज़ीरो भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमेशा रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब है कि इसकी डोमेन बनेगी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये इसकी डोमेन बन गई। तो अब इसका जो उलट फंक्शन है वो ये है, तो ये अगर इसकी डोमेन है तो ये इसकी रेंज बन जाएगी। अब जो साइन फंक्शन की रेंज है, आप अगर कैलकुलेटर पे डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें, माइनस की भी पुट करें, ज़ीरो भी पुट करें, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी पुट करें, डिफरेंट 8, 10, 15, 20 वैल्यूज़ पुट करें, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर हमेशा 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 जो है वो -1 और इससे लेके +1 तक आएगा। ये दोनों भी शामिल हैं, यानी -1 से लेके +1 तक आएगा, ज़ीरो भी आएगा और ये दोनों खुद भी शामिल होंगे। इसलिए इसकी रेंज को हम लिख सकते हैं -1 +1। इनको शामिल करेंगे इसलिए हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखी, इन दोनों को शामिल नहीं करना इसलिए हमने स्मॉल ब्रैकेट लिखी, पैरेंथेसिस लिखी। अब ये इसकी रेंज है तो इसकी डोमेन बन जाएगी -1 से 1 तक। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 करते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स का हमने ग्राफ ड्रा करना है एंड शो दैट इट इज़ 1-to-1 फंक्शन बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। पहले तो हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, फिर हमने ये प्रूव करना है कि ये वाकई ही 1-to-1 फंक्शन है, यानी x की वैल्यू जब हम देते हैं तो उसका एक ही आंसर आता है, तो कभी भी इसका फंक्शन रिपीट नहीं होता। तो आइए चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, उसमें सिर्फ 3 वैल्यूज़ ली हैं, तो वैसे ज़्यादा लेनी चाहिए लेकिन इससे भी ग्राफ बन जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स को मैंने मार्क कर दिया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ ऐसे कर्व में बनेगा, तो ये इसका ग्राफ है। अब ग्राफ हमने बना दिया, अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। कहीं पे भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कर लें, तो देखें इस लाइन ने इस कर्व को, इस ग्राफ को 1 पॉइंट पे कट किया। इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिहाज से 1-to-1 फंक्शन है। अगर हम फ़र्ज़ करें यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, तो ये भी देखें इस ग्राफ को वन प्लेस पे, एक जगह पे कट किया है इसने। तो आप जहाँ भी इसका टेस्ट कर लें तो हमेशा ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस कर्व को सिंगल लाइन पे कट करेगी। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एंड वेरीफाई दैट इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स अबाउट लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। यानी आपने पहले एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रा करना है और फिर ये भी प्रूव करना है कि ये एफ ऑफ एक्स और एफ डैश इनवर्स यानी एफ इनवर्स
ये दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। तो इसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स लाइन है, फ्री हैंड बनाया है इसलिए आपको थोड़ा इसमें गड़बड़ नज़र आ रही है। तो जब आप इसे स्केल के साथ बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल स्मूथनेस नज़र आएगी आपको। अब ये लाइन है y इज़ इक्वल टू एक्स और ये ग्राफ है f ऑफ x का। अब f इनवर्स के मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बना दिए हैं 3, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये भी कर्व ही बनेगा। तो ये है इसका ग्राफ। तो यहाँ देखें ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, यानी ये लाइन है। तो जैसे जैसे ये f ऑफ x का ग्राफ मूव कर रहा है इस लाइन के लिहाज से, उसी तरह f इनवर्स x का ग्राफ भी मूव कर रहा है इस लाइन के लिहाज से। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के रिफ्लेक्शन नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कम्प्लीटेड। हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है, अ 1-to-1 फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय f of x is equal to x minus 1 whole cube where x belongs to 0 to 3. Using the concept of reflection in line y is equal to x, sketch the graph of inverse f inverse x. तो पहले तो वो कह रहा है कि आपके पास ये एक फ़ंक्शन है, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो उसने खुद ही बता दी है, 0 से लेके 3 तक है। फिर हमने f इनवर्स फंक्शन ड्रा करना है और इसको देखना है कि ये सिमेट्रिक है f ऑफ x के लिहाज से कैसा है, तो ये हमने ड्रॉ करना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें f ऑफ x गिवन है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज़ इक्वल टू x माइनस 1 रेज़ पावर 3, यानी इस फंक्शन को हम y के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब दोनों वेरिएबल्स को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज y एंड x, तो दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y माइनस 1 पावर 3। अब दोनों तरफ क्यूब रूट लेते हैं। टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। वन ओवर थ्री, ये इससे कैंसिल होके y माइनस 1 आ जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर रूट और इसका इंडेक्स 3, ये है y माइनस 1। अब ये 1 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई जो कि हमारा इन्वर्स की शक्ल में है। तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन आ गया। इन्वर्स फंक्शन हमने इसलिए फाइंड किया क्योंकि इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हम f ऑफ x f इन्वर्स x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने टेबल बनाया, x की वैल्यू पुट की, x की वही वैल्यूज़ हैं जो हमें क्वेश्चन में डोमेन दी हुई है f ऑफ x। तो x की वैल्यूज़ पुट की 0 से लेके 3 तक। उसके बाद हमने इसका फंक्शन कैलकुलेट किया, यानी y की वैल्यू 0 पुट किया -1 आ गया, 1 पुट किया 0 आ गया, 2 पुट किया 1 आ गया, 3 पुट किया 8 आ गया। तो ये हमारे पास f ऑफ x की वैल्यूज़ आ गई। ये x की वैल्यूज़ हैं, ये y की वैल्यूज़। इसको मैंने यहाँ पे ब्लू डॉट्स के ज़रिए स्केच कर दिया। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद f डैश यानी f इनवर्स x की वैल्यूज़, अब जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमने निकाले, इनको मैंने रेड पॉइंट से ड्रॉ किया। अब इसको हम स्केच करते हैं। तो ये मेरे पास
एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है और ये मेरे पास एफ इनवर्स का फंक्शन है। तो यहाँ पे देखें कि दोनों ग्राफ जो हैं ये ग्रीन लाइन से एक ही जगह पे मिलते हैं, यानी एक जैसे डिस्टेंस पे हैं। तो ये डिस्टेंस देख लें, ये डिस्टेंस देख लें, ये डिस्टेंस देख लें, ये डिस्टेंस देख लें, ये सारे डिस्टेंस इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ग्राफ जो हैं आपस में एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ब्लू कलर में, और ये जो रेड कलर में है ये एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो ये दोनों ग्राफ्स आपस में रिफ्लेक्शन है y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। अब हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, वो समझ लें। पहले कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का मतलब है कि ग्राफ के अंदर हम कुछ चेंजिंग्स करते हैं। या तो ये होता है कि हम ग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, या ये होता है कि ग्राफ की स्केलिंग चेंज कर दें, उसको छोटा कर दें या बड़ा कर दें, लेकिन उसका फंक्शन वही रहे। तीसरा ये होता है कि हम उसकी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर दें या उसकी थोड़ी सी शिफ्टिंग कर दें, अलाइनमेंट कर दें। तो ये कुछ चेंजिंग्स हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कहलाती हैं। तो आइए हम यहाँ देखते हैं कि किस किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे दो मेन हेडिंग्स हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक है शिफ्टिंग, एक है स्केलिंग। शिफ्टिंग का मतलब है कि ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ये ग्राफ आपका पहले यहाँ था, फिर आपने इसे शिफ्ट कर दिया तो ये यहाँ पे पहुँच गया। इसकी शेप चेंज नहीं हुई, बल्कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया, तो इसे कहते हैं शिफ्टिंग। दूसरा है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब है कि हम उसे छोटा या बड़ा कर दें। फ़र्ज़ करें ये ग्राफ है पहले हमारे पास ओरिजिनल, तो इसे हम छोटा कर देते हैं, तो ये इसका स्केल चेंज किया हमने। देखिए, आपको एक छोटा सा ग्लोब आपने देखा होगा, उसके अंदर आपको पूरी दुनिया का, पूरी ज़मीन का नक्शा नज़र आता है। हालांकि ज़मीन इतनी बड़ी है कि वो एक छोटे से ग्लोब के अंदर उसको कवर करना इम्पॉसिबल है। तो वो हम इसलिए कवर कर पाते हैं क्योंकि हमने उसका स्केल छोटा किया होता है। जब हम उसका स्केल छोटा करते हैं तो चीज़ को, बड़ी चीज़ को हम छोटी जगह पे कैद कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें हमने एक लाइन लगानी है, मैंने ये लाइन लगाई 10 सेंटीमीटर, और मैं कह देता हूँ इसका स्केल ये है कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। यानी ये जो 10 सेंटीमीटर की मैंने लाइन लगाई है ये 1 किलोमीटर के बराबर है। अब हकीकत में अगर मैं ये 1 किलोमीटर की लाइन लगाऊं तो ये तो बहुत लंबी लाइन लगेगी। तो इसलिए पेजेस के ऊपर काम करना या किसी कंप्यूटर वगैरह पे काम करना, डिज़ाइनिंग काम करना, उस पे हमें स्केलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसका स्केल हम छोटा करके, कभी कभी चीज़ों का स्केल बड़ा करके, जैसा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल चीज़ें होती हैं उनको हम नेकेड आई से नहीं दे सकते, तो उनके लिए हमें स्केल बड़ा करना पड़ता है ताकि उन चीज़ों को ज़्यादा आसानी से हम स्टडी कर सकें। तो अब इनकी तफसील में आते हैं। शिफ्टिंग जो है वो दो तरह से हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि अलोंग द एक्स एक्सिस ये राइट साइड पे मूव किया है या लेफ़्ट साइड पे मूव किया है। तो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास लेफ़्ट साइड आती है और राइट साइड आती है। इसी तरह अलोंग द वाई एक्सिस यानी वर्टिकल, तो वर्टिकल में हमारे पास अपवर्ड इसकी मूवमेंट है और डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो टोटल शिफ्टिंग के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। हॉरिजॉन्टल के अंदर लेफ़्ट राइट, वर्टिकल के अंदर अपवर्ड डाउनवर्ड। तो जब हम ये यूज़ करते हैं तो इक्वेशन के अंदर हम क्या चेंजिंग करते हैं। एच कोई कांस्टेंट है, अगर तो हम उसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, तो फिर
एक्स में से वो नंबर माइनस कर देंगे, और अगर हम उसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं राइट साइड पे, तो वो जो स्केल नंबर दिया होगा शिफ्टिंग नंबर, वो एक्स के अंदर हम प्लस कर देंगे। इसी तरह शिफ्टिंग अगर हम वर्टिकल कर रहे हैं तो उसमें हम वाई में से माइनस करेंगे, एक्स में से माइनस नहीं करें, यानी पूरे फंक्शन में से हम के को माइनस करेंगे। के भी कोई कांस्टेंट नंबर दिया होगा, ये सिर्फ इससे डिफरेंट करने के लिए नाम दिया है, वरना ये भी कोई कांस्टेंट है, ये भी कोई कांस्टेंट है। तो अगर डाउनवर्ड हमने उसको करना है तो वाई प्लस के करेंगे। उसके बाद स्केलिंग आ जाता है। स्केलिंग जो है ये दो तरह से है, या तो हम इसे स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे। स्ट्रेच का मतलब है कि ये लाइन आपकी यहाँ है तो इसे खींच के बड़ी कर दें, ये स्ट्रेचिंग है। और कंप्रेशन का मतलब है कि ये जो लाइन है इसे आप छोटा कर दें, स्केल छोटा कर दें। तो इस तरह हम स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, कंप्रेशन भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग जो है ये भी दो तरह से है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। कंप्रेशन जो है ये भी दो तरह से पॉसिबल है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। अब स्ट्रेचिंग अगर हम वर्टिकली करें तो उसमें हम कैलकुलेशन क्या करते हैं, ये जो हमारा पूरा फंक्शन होता है उसके साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है वो शिफ्टिंग कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग है तो उसमें हम ए को डिवाइड कर देते हैं, यानी वो जो कांस्टेंट नंबर दिया होगा पूरे फंक्शन के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। अब कंप्रेशन पे देख लें, कंप्रेशन वर्टिकली भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है। हॉरिजॉन्टली जो कंप्रेशन है वो बिल्कुल y इज़ इक्वल टू एफ इंटू ए एक्स, यानी ए को हमने फंक्शन के अंदर रहते हुए x से मल्टीप्लाई करना है। और वर्टिकली कंप्रेशन में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, तो फंक्शन के अंदर रहते हुए हमने x के साथ उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और बाकी के क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट इसी तरह से हैं। तो देखते हैं कि ये शिफ्टिंग और स्केलिंग कैसे काम करती है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट, फाइंड इक्वेशन ऑफ द फंक्शन आफ्टर वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट्स टू द राइट, अप्लाइंग बोथ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ 1 एंड 2। तो इसमें एक हमारे पास फंक्शन गिवन है और उसमें 3 टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। अब क्वेश्चन 4 में हमने सोल्यूशन में एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिख लिया, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसने कहा था वर्टिकल स्ट्रेच बाय 2। तो वर्टिकल स्ट्रेच के लिए हम फार्मूला यूज़ करते होते हैं y की जगह पे आप किसी और फंक्शन का नाम दे दें, g ऑफ x लिख दें, इज़ इक्वल टू a f ऑफ x। यानी हमने ये फंक्शन चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि हमारा ये ओरिजिनल फंक्शन चेंज हो गया। तो चेंज होने से जाहिर है ये हमारा ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है। तो अब यहाँ a की वैल्यू 2 है, क्योंकि 2 फैक्टर हमने इसे चेंज करना है, और ये हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू है। तो ये हमारे पास g ऑफ x फंक्शन बन गया ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 2। अब इसमें सेकंड पॉइंट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट्स टू राइट। अब इसमें ये जो हमने चेंज करना है ये मेन फंक्शन में चेंज करना है। वो कह रहा है कि मेन फंक्शन में आपने ये चेंज लाना है। तो इसके लिए हम एक डिफरेंट नेम ले लेते हैं, एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये इसका आंसर होगा। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये हमारा एच ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट, यानी जो फंक्शन है, और इसी के अंदर हमने इस नंबर को माइनस करना है इस फंक्शन के अंदर रहते हुए। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट है। अब इसका पॉइंट नंबर 3 है अप्लाई बोथ चेंजेस एट अ टाइम, यानी पहले वर्टिकल स्ट्रेच हुआ और मेन फंक्शन में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आया, दोनों को हमने इकट्ठा करके बयान करना है।
तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो हम लिखेंगे एफ ऑफ ए इंटू एक्स माइनस एच इक्वल होगा ए इंटू एक्स माइनस एच। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। ए की वैल्यू थी आपके पास 2 और x की वैल्यू है ये फंक्शन एक्स स्क्वेयर रूट, और ये जो माइनस एच है ये इसी फंक्शन में से माइनस होगा। तो ये इसका कंबाइंड आंसर है। तो पहले हमने देखा इसके अंदर वर्टिकल स्ट्रेचिंग आ रही है, दूसरा हमने देखा इसके अंदर राइट साइड पे हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग आ रही है, और तीसरे पार्ट में हमने देखा कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हमने बयान करना है और उसका फंक्शन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कम्प्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, फाइंड इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस इन ऑर्डर। यानी कि एक फंक्शन हमारे पास गिवन है और हमने ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन फाइंड करना है, और नीचे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनको तरतीब से हमने करना है। पहली है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द लेफ़्ट, यानी लेफ़्ट साइड पे वो 2 यूनिट शिफ्ट किया है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2, उसके बाद वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 3, और लास्ट पे है वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड, यानी अप साइड पे वो उसने 1 यूनिट मूव किया है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो हमने फंक्शन लिख लिया। अब इसमें जो जो चेंजिंग हमने करनी है स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द लेफ़्ट, यानी अगर हमारे पास एक ग्राफ है तो वो हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट साइड पे उसने मूव किया है बाय 2 यूनिट्स। तो एफ ऑफ एक्स को अब हम चेंज करके जी ऑफ एक्स में लिख लेते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला बनेगा इसके मुताबिक एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी जो हमारा एक्स है उसके अंदर हमने कांस्टेंट को यानी इसको प्लस कर देना है। तो वैल्यू लिखी, अब ये 1/x था, ये हो जाएगा 1/x प्लस 2, यानी x के अंदर हमने 2 को प्लस करना है। अब नेक्स्ट इसमें है हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। तो इसका भी हमने फंक्शन चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, क्योंकि इसमें चेंजिंग आनी है तो इसलिए हमारा फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगी। एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ ए एक्स, यानी ए को जो ये जो हमारा फैक्टर है इसको डायरेक्टली एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक्स के साथ। तो ये हमारा एच ऑफ एक्स है, ये हमारा फंक्शन था 1/x प्लस 2। तो x के साथ हम 2 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ x के साथ करेंगे। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन हो गया। नेक्स्ट है वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 3। तो इसके लिए भी हमने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, s ऑफ x, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। इट इज़ इक्वल टू बी एच ऑफ x। अब ये जो है ये पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये फैक्टर 3 है, यहाँ 3 लिख लिया और एच ऑफ एक्स का सारा फंक्शन लिख लिया। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये फंक्शन आ गया 3/2x प्लस 2। तो ये हमारा वर्टिकल स्ट्रेच के बाद फाइनल फंक्शन आ गया। अब लास्ट इसके अंदर जो चेंजिंग है वो है अपवर्ड शिफ्ट बाय 2 यूनिट्स। अब हमने इसको 2 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट करना है, तो इसको हम y का नाम दे देते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, y का इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर होगा और बुक के पीछे भी इसको y से ज़ाहिर किया हुआ है, इसलिए y से ज़ाहिर कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, पूरे फंक्शन के अंदर हमने इस नंबर को प्लस कर देना है। तो s ऑफ x की वैल्यू लिखी, c की वैल्यू लिखी, यानी कितने यूनिट्स ये शिफ्ट हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, दोनों के नीचे ये वाला फैक्टर लिख दें, एलसीएम ले लें, इसके ऊपर 3 आ गया प्लस ये पूरा फैक्टर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2x प्लस 2 हो गया। इनको सिंप्लीफाई करें 2x प्लस 5, तो ये हमारे पास y का फाइनल फंक्शन आ गया 2x प्लस 5/2x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कम्प्लीटेड। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट है
गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर शिफ्टिंग द ग्राफ 1 यूनिट टू द राइट। यानी वही हमने ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तरतीब से है। पहले उसने राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है 1 यूनिट, वर्टिकली कंप्रेसिंग इट बाय अ फैक्टर 2, फिर उसे वर्टिकली कंप्रेस किया है, देन शिफ्टिंग इट 3 यूनिट्स अपवर्ड, और फिर इसे अपवर्ड हमने 3 यूनिट शिफ्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स। तो फंक्शन को लिखा। अब इसके अंदर टोटल 3 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हैं। पहली है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 1 यूनिट टू द राइट, यानी राइट की तरफ उसका 1 यूनिट शिफ्ट है, तो ये राइट साइड पे इसका शिफ्ट है। तो इसको हमने लिख दिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स माइनस एच। तो ये जो हमारा 1 यूनिट है इसको डायरेक्टली हमने x में से माइनस करना है, तो इसलिए इसको लिख देंगे नेचुरल लॉग इंटू एक्स माइनस 1। ये जो 1 है ये हमने x में से माइनस किया है। नेक्स्ट है वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। तो वर्टिकल कंप्रेशन का मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ हमने इसे कंप्रेस किया, छोटा कर दिया। तो इसका फंक्शन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/b, यानी डिवाइड करेंगे हम इस फंक्शन पे, पूरे फंक्शन पे डिवाइड करेंगे जी ऑफ एक्स। तो b फैक्टर 2 है, 2 लिख दिया, और बाकी ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी। अब नेक्स्ट लास्ट इसके अंदर जो चेंजिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो है अपवर्ड शिफ्टिंग बाय 3 यूनिट्स। तो जब हम अपवर्ड शिफ्टिंग करते हैं तो इसमें हम पूरे फंक्शन के अंदर इस नंबर को प्लस कर देते हैं। इसको हमने y का नाम दे दिया क्योंकि ये हमारा लास्ट ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है। तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी और इसके अंदर ये वाला 3 प्लस कर दिया। तो ये हमारा लास्ट आंसर है, ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ कंप्लीटेड। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर। यानी ये फंक्शन है तो हमने ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन फाइंड करनी है और तरतीब से हमने ये चेंजिंग्स करनी है। पहली चेंजिंग है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द लेफ़्ट, फिर हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन है बाय फैक्टर 3, फिर वर्टिकल कंप्रेशन है बाय फैक्टर 2 एंड वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड। तो ये टोटल 4 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो इसमें हमने बारी बारी इनको सॉल्व करके फाइनल इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 3 और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो सोल्यूशन में हमने सबसे पहले फंक्शन लिखा और उसके बाद इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 4 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। पहली है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द लेफ़्ट, यानी लेफ़्ट की तरफ उसने मूव किया है, तो उसका फार्मूला होता है x के अंदर आप उस नंबर को प्लस कर दो डायरेक्टली x के साथ। तो ये g ऑफ x का नाम इसको दे दिया। तो यहाँ ऊपर हमने सिर्फ x के साथ इसको प्लस किया है, नीचे भी सिर्फ x के साथ प्लस करेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 4, ये -1, और नीचे x प्लस 2 प्लस 3, ऊपर आ गया 2x प्लस 3 और नीचे आ गया x प्लस 5। तो ये हमारा g ऑफ x फंक्शन बन गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो चेंजिंग है वो है हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 3, यानी हॉरिजॉन्टल उसको हमने कंप्रेस किया 3 फैक्टर से। तो इसको हमने लिख लिया एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इंटू ए एक्स, यानी इस फैक्टर को डायरेक्टली हमने ए के साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें 3 इंटू एक्स, एक्स है हमारे पास इस वक्त 2x, क्योंकि ये इसके साथ अटैच है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसे ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2, यानी वर्टिकली हमने उसको कंप्रेस करना है। तो इसको हमने एस ऑफ एक्स का नाम दे दिया और इस फंक्शन को हम इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आ गया 1/2 और आ गया ये पूरा फंक्शन। अब लास्ट इसके अंदर जो चेंजिंग आई है वो है डाउनवर्ड शिफ्ट बाय 1 यूनिट।
1 यूनिट उसने डाउनवर्ड शिफ्ट किया है, यानी इसे ऊपर से नीचे आ गया। तो इसके लिए हम इस पूरे फंक्शन में से ये वाला नंबर माइनस कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा y इज़ इक्वल टू एस ऑफ एक्स माइनस सी। तो यहाँ से c की वैल्यू 1 है, यहाँ पे -1 पुट किया, तो ये हमारे पास फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, फाइनल फार्मूला आ गया, फाइनल जो है हमारे पास फंक्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। गिवन द फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 पावर x एंड इट्स ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन g ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 पावर x माइनस 2 प्लस 1। अब ये जो प्लस 1 है ये पावर में नहीं है बल्कि सेपरेट है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ बोथ फंक्शंस ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन एंड कंपेयर देयर शेप्स। अब इसमें हमने दोनों फंक्शंस को ड्रॉ करना है और इसको हमने कंपेयर करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दो ग्राफ हमने बनाने हैं, फिर उनको कंपेयर करना है। एक ग्राफ जो है वो गिवन फंक्शन का है जिसे f ऑफ x का नाम दिया हुआ है। f ऑफ x जो है ये फंक्शन है हमारे पास 3 रेज़ पावर x। उसके बाद इसका ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन उसने खुद ही दे दिया है, वो हमने फाइंड नहीं करना बल्कि खुद ही उसने दे दिया है g ऑफ x। g ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 रेज़ पावर x माइनस 2 प्लस 1। ये जो प्लस 1 है ये 3 में है, इसकी पावर में नहीं। अब इन दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले मैंने x की वैल्यूज़ ली, आप कोई भी रैंडम वैल्यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद x के लिहाज से मैंने f ऑफ x की वैल्यूज़ भी निकाली और g ऑफ x की वैल्यूज़ भी निकाली। ये कैलकुलेटर के ज़रिए निकाली हैं, आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनको मैंने ग्राफ पे पॉइंट मार्क कर दिए हैं मैंने। ये जो f ऑफ x है इसके पॉइंट्स आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। और जो g ऑफ x है उसके आपको रेड कलर में 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अब इनसे हम ग्राफ बनाते हैं। पहले मैं f ऑफ x का ग्राफ बनाता हूँ। इन पॉइंट्स को स्मूथली मिलाना है हमने। ये f ऑफ x का ग्राफ बन गया। अब g ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये g ऑफ x का ग्राफ है। अब इन दोनों ग्राफ्स को अगर आप देखें, पहले जो ओरिजिनल ग्राफ है f ऑफ x उसकी पोजीशन तो जो है वो है। g ऑफ x की पोजीशन हम देखते हैं कि वो f ऑफ x के लिहाज से क्या चेंज आया उसमें। तो इसमें देखें, ये जो ग्राफ है ये राइट साइड की तरफ 2 यूनिट मूव किया है, यानी ये जो ब्लू ग्राफ आपको f ऑफ x का ग्राफ नज़र आ रहा है ये 0 पॉइंट पे इधर है, इधर की तरफ है टर्न, और इसका देखें तो 2 पॉइंट पे आगे इसका टर्न है। इसका मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है वो ओरिजिनल फंक्शन से 2 यूनिट्स राइट साइड पे मूव किया है। एक तो ये इसमें चेंजिंग आई है, एक और चेंजिंग आई है, वो ये है कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट वर्टिकली। तो कितना हुआ है 1 यूनिट। तो अब इन दोनों बातों को मिला के हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है, जो ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ है, वो ओरिजिनल ग्राफ से 2 यूनिट लेफ़्ट साइड की राइट साइड की तरफ मूव किया है और 1 यूनिट अप साइड की तरफ मूव किया है। लेकिन ग्राफ की जो शेप है वो चेंज नहीं हुई, सिर्फ इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हुई है, एक्स एक्सिस के लिहाज से भी और वाई एक्सिस के लिहाज से भी, लेकिन इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आया। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, ये इसका कंपैरिजन है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर। तो इसमें भी हमने ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन फाइंड करनी है, तरतीब से चेंजिंग हैं। पहले है द वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 4
फिर शिफ्ट 6 यूनिट्स टू राइट, फिर हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 3 और आखिर पे है शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। और इस सारा कुछ करने के बाद हमने ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ ओरिजिनल एंड ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शंस ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन। तो फिर हमने दोनों फंक्शंस को ड्रा भी करना है एक ही डायग्राम में। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x। तो इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, टोटल 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसका इफ़ेक्ट देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन लिखा, तो पहली जो चेंजिंग है वो है वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2, यानी वर्टिकली हमने उसे स्ट्रेच किया। तो ये वर्टिकली हमने उसको ऊपर की तरफ खींचा, उसे ऐसे खींचा, स्ट्रेच किया बाय फैक्टर 2। तो इसका फार्मूला है f1x, यानी ये जो है उसमें को हमने चेंज करके f1 का नाम दे दिया। लास्ट टाइम हम क्या करते थे, f ऑफ x को g ऑफ x में, फिर h ऑफ x में, s ऑफ x में चेंज करते थे, एंड पे हम y का आंसर लेके आते थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है आपने एंड वाला जो आंसर है वो g ऑफ x में लेके आना है। तो इसलिए f से g तक जाने में हमें रास्ता नज़र नहीं आता, इसलिए f1, f2, f3 पे हमने ये काम किया है। तो f1x इज़ इक्वल टू a नेचुरल लॉग x, यानी पूरे फंक्शन के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप जनरल फार्मूला भी लिख सकते हैं f ऑफ x, यानी इस पूरे फंक्शन के साथ हमने a को मल्टीप्लाई कर देना है। a जो है ये इसका फैक्टर है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर चेंजिंग है वो है शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट बाय 6 यूनिट्स, यानी राइट साइड में हमने पूरे का पूरा ग्राफ शिफ्ट कर दिया बाय 6 यूनिट्स। तो इसका फार्मूला ये है कि जो हमारे पास f1 का फंक्शन है उसके वेरिएबल में से b माइनस कर दें, डायरेक्टली वेरिएबल में से b माइनस कर दें, और b की वैल्यू 6 है तो ये आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग इंटू x माइनस 6। तो x से हमने 6 को माइनस कर दिया, तो ये हमारा f2 फंक्शन बन गया। अब हम तीसरा चेंजिंग देखते हैं कि तीसरा चेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन। अब हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन है, यानी इसको हमने कंप्रेस करके छोटा कर दिया, इसका स्केल चेंज कर दिया। तो अब हमने f3 फंक्शन लिखा, तो इसको चेंज कैसे करना है, f2 का जो वेरिएबल है उसको a से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी x को हमने a से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी a जो है ये हमारा फैक्टर है। तो x यहाँ हमने ये f2 का फंक्शन लिखा और x के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास तीसरा फंक्शन बन गया। अब इसकी जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो है अपवर्ड शिफ्ट बाय 1 यूनिट, यानी अपवर्ड हमने इसको शिफ्ट कर दिया, मूव करवा दिया, रीपोजीशन कर दिया बाय 1 यूनिट। तो इसका g ऑफ x में हम ले आए क्योंकि हमने ये फाइनल आंसर लेना है। तो ये बराबर है f ऑफ 3x प्लस k। इस पूरे फंक्शन के अंदर हम इसको प्लस कर देंगे, तो f ऑफ 3x है हमारे पास ये वाला, तो ये लिखा और इसमें +1 कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंप्लीटेड। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ड्रा द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू x मॉड्यूलस। तो ये हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन है और उसके बाद वो कह रहा है आपने ट्रांसफॉर्म इक्वेशन फाइंड करनी है। आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर शिफ्ट ऑफ 7 यूनिट्स टू राइट, देन हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2, देन वर्टिकल शिफ्ट ऑफ 6 यूनिट्स डाउनवर्ड एंड वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हमने ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी फाइंड करनी है। इसमें भी हमारे पास टोटल 4 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो मेन फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू x मॉड्यूलस। तो पहले हमने फंक्शन लिखा, उसके बाद पहला चेंज लेके आते हैं, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, यानी राइट साइड पे हमने मूव किया, कितना शिफ्ट किया 7 यूनिट्स। तो इसका जनरल फार्मूला है f1x, क्योंकि ये f ऑफ x है तो इसको हमने f1 का नाम दे दिया। तो वेरिएबल में से हम ये माइनस करेंगे, जब भी हम राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं तो वेरिएबल में से वो नंबर या जितने यूनिट शिफ्ट होता है उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ लिखा है x माइनस ए, तो मेन फंक्शन है हमारे पास x मॉड्यूलस, तो x में से 7 को माइनस कर दिया,
ये हमारे पास f1 का फंक्शन बन गया। अब नेक्स्ट जो चेंजिंग है उसमें वो है हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। अब हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास फंक्शन है उसके वेरिएबल को हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी उसका वेरिएबल है, पूरी रकम को, पूरे फंक्शन को नहीं, सिर्फ वेरिएबल को। तो ये हो जाएगा 2x, तो ओवरऑल आ जाएगा 2x माइनस 7 मॉड्यूलस। तो ये हमारा f2 फंक्शन बन गया। इसमें भी बिल्कुल वही केस है कि एंड पे हमने g ऑफ x का फंक्शन लेके आना है, इसलिए हम f1, f2, f3 इस तरह फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है, नेक्स्ट जो चेंजिंग है डाउनवर्ड शिफ्ट बाय 6 यूनिट्स। तो हमने डाउनवर्ड उसको शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन में से k को माइनस कर देते हैं, वो जितने यूनिट मूव किया है उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास f3 का ये फंक्शन बन गया। अब लास्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। तो वर्टिकल कंप्रेशन में हम मेन फंक्शन को इस फैक्टर के साथ डिवाइड किया करते हैं। तो ये हमने मेन फंक्शन लिख दिया और ये h फैक्टर 2 है क्योंकि 2 से हमने कंप्रेशन की। अब इस 2 को पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई में देखें आपके पास 2 टर्म्स हैं, एक ये मॉड्यूलस वाली और एक ये सिंपल। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1/2 इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे, और इसके साथ जो है 6/2 कट हो जाएगा 2 के टेबल पे और ये 3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया g ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस 2x माइनस 7 माइनस 3। तो ये हमारा फाइनल ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है। इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। इससे एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो जाती है।